पिछले क्लास में बच्चों हम लोग जो हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी, वो बायोटेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग ने बायोटेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में पढ़ा। बायोटेक्नोलॉजी का कंसेप्ट क्या है ये बताया गया। कैसे एक आर्टिफिशियल, कैसे रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाया जाता है लैब में, ये बताया गया आपको। फिर बताया गया कि बायोटेक्नोलॉजी में वास्तव में दो टेक्निक शामिल होते हैं, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा केमिकल इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, केमिकल इंजीनियरिंग क्या है, ये भी बताया गया आपको। फिर उसके बाद आपको पढ़ाया गया होगा टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स क्या है, इसके बारे में आपको बताया गया। तो टूल्स में जैसे हम पढ़ाए होंगे कि एक हमको जैसे बुक में तो डायरेक्ट टूल्स में आपको मिलेगा पहला डीएनए कटिंग एंजाइम, यानी कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। लेकिन उसके पहले आपका टूल्स ये भी हो गया कि आपको एक डीएनए चाहिए जिसमें आपका डिजायर्ड जीन हो, यानी कि सोर्स डीएनए विथ डिजायर्ड जीन। उसके बाद आपको डीएनए कटिंग एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम चाहिए। फिर हम बताए होंगे कि डीएनए ज्वाइनिंग एंजाइम या डीएनए लाइगेज एंजाइम चाहिए। और उसके बाद आपको एक क्लोनिंग वेक्टर चाहिए, क्लोनिंग वेक्टर या वेक्टर डीएनए। मतलब क्लोनिंग वेक्टर का मतलब हुआ वह वेक्टर, वह कैरियर। वेक्टर मतलब क्या होता है, वाहक, वह कैरियर या वह वेक्टर जिसके हेल्प से कोई बाहरी जीन या एलियन जीन किसी होस्ट सेल में भेजा जाता है और वह बाहरी जीन होस्ट सेल में जाकर के अपना बहुत सारा कॉपी तैयार करता है। तो अपना बहुत सारा फोटोकॉपी तैयार करेगा, यानी कि उसका क्या तैयार करेगा, क्लोन तैयार करेगा ना। तो वही उसको कहते हैं वह वेक्टर जिसके हेल्प से किसी जीन का क्लोन तैयार हो सके, उसे कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर। तो क्या चाहिए, सोर्स डीएनए विथ डिजायर्ड जीन, एक ऐसा डीएनए जिसके साथ हमारा वांछित जीन हो, एक ऐसा डीएनए जिसके साथ हमारा वांछित जीन हो, पहला चीज। डीएनए काटने वाला एंजाइम चाहिए जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, जिसे हिंदी में प्रतिबंधक इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहते हैं। तीसरा चाहिए डीएनए को जोड़ने वाला एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम बोला जाता है। चौथा चाहिए संवाहक या संवाहक डीएनए या क्लोनिंग संवाहक भी कहा जाता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट है या टूल्स है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी के। इसमें पहला जो टूल्स है हमारा जिस पर फोकस डालना है उसका नाम है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज या प्रतिबंधन एंजाइम, जिसे डीएनए को कट किया जाता है। इसे आनुवांशिक कैंची भी कहते हैं, जेनेटिक सीजर या डीएनए कटिंग एंजाइम या जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो बताया गया था कि सबसे पहला खोजा गया हिंडी2, जो डीएनए को एक खास साइट पर, खास स्तर पर काटता है। बताया था इसका नामकरण पद्धति क्या है। तो नामकरण पद्धति में क्या करते हैं कि जिस सूक्ष्म जीव से, जिस जीवाणु से या जिस प्रोकैरियोटिक सजीव से जो एंजाइम निकाला गया है उसके नाम के अनुसार उसका नामकरण देते हैं। जैसे नामकरण में जैसे इकोआर1 एक डीएनए कटिंग एंजाइम है, तो इस्चरिचिया कोलाई RY13 मतलब 13 से इसको आइसोलेट किया गया था। तो उसका नाम कैसे दिया गया है, तो पहला नाम इस्चरिचिया ई आया जो कि वंश का नाम है, जेनेरिक नेम है। दूसरा नाम कोलाई जो उसका जाति नाम है, उससे CO शब्द आया। फिर उसका जो स्ट्रेन या प्रभेद है RY उससे आ रहा है, और वन कहाँ से आया, किस ऑर्डर में उससे निकाला गया था। तो इकोआर1 कैसे बना है, तो इस्चरिचिया कोलाई RY13 से। फिर बताए थे कि यह जो एंजाइम होता है रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेज एंजाइम, ये न्यूक्लियेजेस जो एंजाइम कहलाता है न्यूक्लियेजेस, उसका एक बड़ा ग्रुप होता है। ये दो तरह का होता है, एक्सोन्यूक्लियेजेस, इंडोन्यूक्लियेजेस। एक्सोन्यूक्लियेजेस डीएनए को किनारे से कट करेगा और इंडोन्यूक्लियेजेस डीएनए को भीतर से कट करेगा। डीएनए काम कैसे करता है, तो जो एंजाइम है डीएनए कटिंग एंजाइम, वो काम कैसे करता है, तो वह जैसे ये डीएनए है तो वो काम कैसे करेगा कि जो एंजाइम है पहले इसके लंबाई के अनुसार निरीक्षण करेगा, और जहां उसको अपना रिकॉग्निशन साइट, पहचान स्थल मिलेगा वहीं वो काम करेगा। इसको कहते हैं टारगेट साइट। और वो टारगेट साइट क्या होता है, तो खास तरह का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम होता है।
वो पैलिंड्रोमिक अनुक्रम क्या होता है? तो कह रहा है कि डीएनए के दोनों लड़ियों में, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में या लड़ियों में अगर जो नाइट्रोजनस बेस का 4 या 6 लेटर का नाइट्रोजनस बेस होता है, 4 या 6 लेटर का नाइट्रोजनस बेस, तो अगर वो डीएनए के दोनों लड़ी में अगर पढ़ने का अनुक्रम सेम रखा जाए, ओरिएंटेशन, रीडिंग ओरिएंटेशन, पढ़ने का क्रम सेम रहे, तो वो सेम नाइट्रोजनस बेस पढ़ने को मिलेगा। जैसे डीएनए के एक स्ट्रैंड में 5 प्राइम से 3 प्राइम है GAATTC, तो अगर उसी डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड में हम फिर 5 प्राइम से 3 प्राइम तरफ पढ़ें तो GAATTC मिले, या GATTC मिले, एक स्ट्रैंड में दूसरे में भी फिर मिले GATTC। को समझाए थे ना उस दिन, समझाए होंगे कि जैसे डीएनए के एक स्ट्रैंड में ये 5 से 3 है तो यहाँ GATTC हो, तो इसमें भी 5 से 3 क्या मिल जाए? GATTC। तो यह बताया गया होगा 6 लेटर का GAATTC बताया गया होगा। तो ये 3 प्राइम हुआ, ये 5 प्राइम हुआ, फिर इसमें भी अगर आप 5 प्राइम से 3 प्राइम कीजिएगा तो फिर यही चीज मिल जाए GAATTC। तो ऐसे ही अनुक्रम को कहा जाता है पैलिंड्रोमिक अनुक्रम, यानी कि जब पढ़ने के जो ओरिएंटेशन है उसको सेम रखा जाए तो सेम नाइट्रोजनस बेस मिले। वह सीक्वेंस, वह अनुक्रम जिसमें अगर पढ़ने के विन्यास को सेम रखा जाए तो सेम नाइट्रोजनस बेस पढ़ने को मिले। जैसे डीएनए के एक स्ट्रैंड में भी GATTC, फिर अगर हम उसी तरह से इधर से 5 प्राइम से पढ़ रहे हैं 3 प्राइम, तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सेम चीज GATTC। अब देखिए ना, ये C है तो G होगा, T है तो E होगा, A है तो T होगा, G है तो C होगा, सब इसका क्या है? ये पूरा क्षार है। यहाँ भी GATTC, इधर से देखें तो C का G, T का A, T का A, फिर A का T, A का T और G का C। तो इस ऐसे सीक्वेंस को जो 4 या 6 लेटर का बना हो और अगर पढ़ने का अनुक्रम हम सेम रखें, जैसे इधर से यहाँ पढ़े फिर इधर से यहाँ पढ़े तो सेम लेटर मिले हम, इसको क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। तो ऐसा ही अनुक्रम डीएनए कटिंग एंजाइम का टारगेट साइट होता है, माने वो स्थल होता है जहां पर कट करता है। अब जब ऐसा अनुक्रम मिल जाता है तब उसको इसके केंद्र से थोड़ी दूर पर या तो किनारे को काटेगा या बीच से काटेगा। और कैसे कट करता है? तो डीएनए के दोनों ही लड़ियों में 2 समान नाइट्रोजनस बेस के बीच में काटता है। जैसे G और A के बीच में कट करेगा तो यहाँ भी G और A के बीच में कट, यहाँ C और T के बीच में कट किया गया तो यहाँ भी C और T के बीच में कट करेगा। ये सारा बात समझाया गया था। बताए थे कि कटिंग एंजाइम, डीएनए कटिंग एंजाइम 2 तरह के हो जाते हैं। जो डीएनए को 5 प्राइम किनारे पर काटेंगे दोनों लड़ियों में, जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में 5 प्राइम किनारे पर काटेंगे दोनों लड़ियों में, उसे 5 प्राइम कटिंग एंजाइम कहते हैं, जिसे इको R1। और जो डीएनए को दोनों लड़ियों में 3 प्राइम की तरफ कट करेंगे उसे 3 प्राइम कटिंग एंजाइम कहेंगे, जिसे PST1 बताए थे आप लोगों को। फिर हम बताए थे कि जब कटिंग एंजाइम, जो डीएनए कटिंग एंजाइम है वो 3 प्राइम की तरफ काटे या 5 प्राइम की तरफ काटे तो उससे प्रलंबी फैलाव मिलता है, जिसे स्टिकिंग कहा जाता है, चिपचिपासीना। ठीक है, तो जो हम एक सोर्स डीएनए मतलब जिससे हमको खास जीन निकालना है काम वाला और दूसरा में भेज देना है और अपना वांछित प्रोटीन बनाना है, तो सोर्स डीएनए को भी जब काटेंगे सेम एंजाइम से तो वहाँ भी प्रलंबित फैलाव मिलेगा। और फिर वेक्टर डीएनए जिससे जोड़ करके हम दूसरे जीव में भेजेंगे, तो वेक्टर डीएनए को भी काटेंगे तो सेम प्रलंबित फैलाव मिलेगा। तो ये प्रलंबित फैलाव के हेल्प से जो 2 अलग अलग डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं ना, उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनने में मदद मिलता है, साथ ही साथ डीएनए लाइगेज एंजाइम के काम में भी मदद मिलता है। तो ये सारा बात आप लोगों को पहले क्लास में बताया जा चुका है। ठीक है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये पूछा जाता है कि स्टिकिंग का क्या काम है, स्टिकिंग कैसे मदद करता है रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने में, पुनर्युगज डीएनए या रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने में स्टिकिंग कैसे मदद करता है? तो स्टिकिंग 2 स्ट्रैंड के पूरक क्षारों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में मदद करता है। स्टिकिंग 2 डीएनए स्ट्रैंड के बीच जो पूरक क्षार है, कंप्लीमेंट्री बेस है, उसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की मदद करेगा। और डीएनए के 2 सिंगल स्ट्रैंड को आपस में जोड़ने का काम स्टिकिंग कैसे करता है?
इसको हम बता के अभी फिगर से दिखा देते हैं। आप बुक्स में देखिएगा, बुक में लिखा होगा कि फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए विद द हेल्प ऑफ इको आर्मन एंजाइम। तो कैसे इको आर्मन डीएनए कटिंग एंजाइम के हेल्प से हम एक रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, बुक में दिया हुआ है। और आप भी इसको समझने का प्रयास कीजिए और बुक उसको याद कर लीजिएगा, उस फिगर को आप बढ़िया समझ लीजिएगा। दूसरे पेज में दिया होगा पूरे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के पूरे प्रोसेस को दिया होगा। तो हम लोग पहले देखते हैं फिर बात करते हैं। हेलो, हाँ जितेंद्र जी बोलिए। हाँ तो दोनों चाहिए, लागत तब आप छोटा पॉकेट दे देंगे वो 10-20 रुपया दे दें दूगो, वे 20 वाला दूगो। सॉरी बच्चों, बीच में मेरा फ़ोन आ गया था, तो अब फ़ोन रखिए देते हैं, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे, आप लोग बुक से निकालिए बुक और देखिए वो फिगर कैसे वर्क करता है। अच्छा, कुछ बच्चों का कंप्लेन है कि सर आप अंग्रेजी में काहे पढ़ा रहे हैं। अरे बाबू, हम कहाँ अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, ठेठ हिंदी पढ़ा रहे हैं। आप एनसीईआरटी का हिंदी बुक भी खोलिएगा तो वहाँ भी वही लिखा रहता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम, वेक्टर का संवाहक या वेक्टर। और आप थोड़ा थोड़ा हिंदी के साथ थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी नहीं समझिएगा तो बहुत आगे दिक्कत होगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। और आप परीक्षा में एक लाइन हिंदी, एक लाइन इंग्लिश, एक लाइन हिंदी इंग्लिश मिला के लिख सकते हैं। चाहे तो पूरा इंग्लिश में लिख सकते हैं, चाहे तो पूरा हिंदी में, या दोनों को मिक्स करके लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और बिना थोड़ा सा अंग्रेजी इस्तेमाल किए आप बाबू हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं। आप इस बात को समझिए। और हम बिल्कुल हिंदी में पढ़ा रहे हैं, वही हिंदी वाला नाम अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं तो आपको लग रहा है हम अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं। आप बच्चा जैसा बात करता है तो पढ़ रहा है 12 में, बनना है डॉक्टर। तो यहाँ देखिए, जैसे मैंने बताया था कि मान लीजिए आप मेरे शरीर के, हम चाहते हैं लैब में क्या बनाना, हम लैब में क्या बनाना चाहते हैं, हम लैब में इंसुलिन हार्मोन बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? इंसुलिन हार्मोन। तो सबसे पहले वो इंसुलिन हार्मोन बनाने वाला जीन जिस डीएनए में है उसको बाहर करना पड़ेगा ना, और उसके बाद उसको कट करना पड़ेगा, और कट करने के बाद उसको फैक्टर के साथ जोड़ना पड़ेगा, और तब वेक्टर से जोड़ करके उसको किसी होस्ट सेल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे इको आर्मन डीएनए कटिंग एंजाइम से आप एक रिकम्बिनेंट डीएनए बनाइएगा। तो देखिए, ये सपोज कीजिए तुम लोग बुक भी खोल के बुक में फिगर देख सकते हो, लिखा हुआ है।
मान लिया जाए ये सोर्स डीएनए है, सोर्स डीएनए, ठीक है। सोर्स डीएनए मतलब इसके अंदर हमारा क्या है, हमारा वांछित जीन है, या आप कह सकते हैं ये सोर्स डीएनए का पार्ट हुआ, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि कह रहा है कि जिस एंजाइम से इसको कट करेंगे उसी एंजाइम से, ये आपका क्या है, मान लीजिए वेक्टर डीएनए, वेक्टर डीएनए, तो जिस एंजाइम से इसको कट करेंगे, सोर्स डीएनए से, जो हमारा डीएनए है ना तो लॉन्ग पॉलीमर होता है, तो डीएनए से काटेंगे ना हम अपना जो डिजायर्ड जीन है, तो जिस एंजाइम से डीएनए से उस डीएनए सेगमेंट को काट के अलग करेंगे उसी एंजाइम से हम वेक्टर डीएनए को करेंगे, वेक्टर डीएनए को काटेंगे। इससे क्या होगा कि दोनों पर हमारा चिपचिपा सिरा या स्टिकी डीएनए मिलेगा। अब जैसे आप देखिए, यहां हो गया GAA TTC, ठीक है, और यहां भी हो जाएगा उसी तरह से GAA TTC, ठीक है। अब ये कैसा डीएनए है, GAA TTC, इधर से भी GAA TTC, ये आपका सोर्स डीएनए है। कैसा डीएनए है, ये सोर्स डीएनए, और ये क्या है, वेक्टर डीएनए। मतलब इसी के साथ ये अपना हम डिजायर्ड जीन जोड़ करके, डिजायर्ड डीएनए, जीन क्या है, डीएनए का सेगमेंट, तो इसी वेक्टर के साथ इसको जोड़ करके क्या करते हैं, हम रिकम्बिनेंट बना देते हैं। इसी वेक्टर के साथ इसको जोड़ करके हम क्या करेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए बना देंगे, और तब उस रिकम्बिनेंट डीएनए को हम होस्ट सेल में भेज के उसको प्रोपगेशन कराएंगे। तो हम ये फिगर देख, अब मान लिया जाए कि ये आपका वेक्टर डीएनए है, सेम एंजाइम, मान लो इको आर1 जो 5 प्राइम कटिंग एंजाइम है, तो सेम एंजाइम, तो यहां ये एक सिरा में काटेगा, यहां पर 5 प्राइम में, तो यहां भी काटेगा 5 प्राइम में। इसे 5 से 3 होगा तो ये भी 5 से 3 होगा, ये 5 से अगर 3 है बाबू, तो ये भी क्या होगा, 5 से 3 होगा, 5 से 3 प्राइम, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं। तो 5, उसी तरह से ये 5 से 3 है, तो ये क्या होगा, यहां ये भी 5 से 3 होगा। तो इको आर1 जो एंजाइम है हमारा, वो हम इको आर1 से काट रहे हैं, तो मान लो ये इस G और A के बीच में कट किया, तो हम बताए हैं कि डीएनए कटिंग एंजाइम डीएनए के दोनों लड़ियों में सेम नाइट्रोजनस बेस के बीच में कट करता है। जैसे यहां पर G और A के बीच में कट किया, तो यहां भी किसके किसके बीच में कट करेगा, तो यहां भी इस G और A के बीच में कट करेगा। अब सेम एंजाइम से हम वेक्टर डीएनए काटेंगे, तो यहां G और A के बीच में कट किया, तो यहां भी A और A के बीच में कट किया। इसको हम नीचे ना लिख करके ऊपर लिख दें तो ज्यादा बेटर होगा दिखाने में। जैसे GAA TTC, और यहां भी हो जाएगा GAA TTC, GAA TTC, और यहां भी GAA TTC। यहां पे वैसे ही कर दे, परलम्बिक फैलाव दिखाना है, तो GAA TTC, और यहां भी कर दीजिएगा सेम चीज।
क्या हो जाएगा GAATTC। ठीक है, तो अब यहां पर कट किया G और A के बीच में, तो यहां भी कट करेगा G और A के बीच में। तो जब यहां पर कट किया G और A के बीच में, वह एंजाइम, चूंकि एंजाइम का काटने का तरीका है कि वह, ये आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो गया। क्या हो गया? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जो डीएनए कटिंग एंजाइम का टारगेट साइट है। तो यहां पर वो G और A के बीच में कट किया, तो यहां पर भी G और A के बीच में कट करेगा। किसमें? सोर्स डीएनए। तो चूंकि हम वेक्टर डीएनए को भी उसी से काट रहे हैं, किससे? सेम डीएनए कटिंग एंजाइम से। तो यहाँ G और A के बीच में कट करेगा, तो यहाँ भी G और A के बीच में कट करेगा। अब नतीजा क्या हो जाएगा कि अब यहाँ पर जब G और A के बीच में कट किया, तो यहाँ से ये कटा और यहाँ पर कटा, ये आपको कट के गायब, कट के क्या हो जाएगा? गायब। उसी तरह से ये यहां पर कट किया है और G और A के बीच में, तो ये आपको यहां से कट करके यहां से E और G के बीच में कट करेगा, तो ये गायब है यहां तक। देखिए यहां पर G और A के बीच में कट किया और यहां पर G और A के बीच में कट करेगा। तो उसको काटने को हम दिखाते हैं दूसरे मार्कर से, तब आपको समझ में आएगा। यहां पर कट किया, तो ये आपको देखिए यहां से कटेगा और यहां से कटेगा, गायब। ये क्या होगा? ये हिस्सा, क्योंकि यहां पर कट किया है और यहां पर E और G के बीच में कट किया है, तो ये क्या होगा कि ये पूरा कट के गायब। यानी कि यहां से ये पूरा पोर्शन, यानी कि सारा पोर्शन क्या हो जाएगा? यहां कटेगा और ये G भी गायब हो जाएगा। उसी तरह से यहां पर क्या है? GAATTC है, तो यहां भी क्या होगा कि ये, इसमें भी आपको ये यहां से कटेगा और यहां से कट के यहां तक गायब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए, यहां पर G और A के बीच में कट किया और यहां भी G और A के बीच में कट किया, तो जैसे ये पूरा पोर्शन गायब हो जाएगा, उसी तरह से यहां भी ये आपको ये पूरा पोर्शन गायब हो जाएगा, इतना। अब इसके बाद क्या बचेगा देखा जाए नेक्स्ट में। अब यहां पर क्या बचा है? कट गया यहां से, तो G और A के बीच में कट किया है, तो यहां पर ये पूरा गायब, ये पूरा गायब हो जाएगा। और यहां बचा है क्या? सिर्फ यहां बचा आपको G, यहां G जो है वो बच गया है, और यहां बचा है C। ठीक है, GC बचने के बाद ये पूरा पोर्शन कट गया। अब इससे देखिए ये पूरा पोर्शन कटा और ये G भी गायब, तो अब यहां क्या बच जाएगा? TTAA, बस यही आपको बचेगा। क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा फिर से, G और A के बीच में यहां और G और A के बीच में यहां, तो ये पूरा पोर्शन कट गया और यहां से G भी कट गया। ये जो G है यहां स्टार्टिंग में G, ये भी कट गया। बात समझ में आ रहा है? यानी कटने वाला प्रक्रिया कैसे होगा? देखिए ये कट जाएगा और एक पूरा कट जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा बच गया। अब इसमें क्या होगा? सेम चीज। अब यहां देखा जाए, देखिए यहां पर क्या होगा कि
यहाँ पर ये, अब यहाँ पर ये यहाँ कट किया है जी और पीछे, और यहाँ कट किया है, तो ये पूरा गायब। यहाँ क्या बच जाएगा आपको, फिर यहाँ सी है तो यहाँ जी रहेगा, जी बच जाएगा, यहाँ सी रहेगा, और यहाँ पर बच गया ए ए टी टी। और ये पूरा गायब। ये जी, ये क्या क्या गायब हो गया, तो ये पूरा आपका यहां से ए ए टी टी गायब हो गया। सॉरी, ये तो रहेगा ही ना, इधर से कट किया है, तो जी ए ए टी टी, तो गायब कहां से हो गया, तो गायब ये जी हो जाएगा और ये गायब हो गया। ये बच गया और कटा क्या, तो यहाँ का जी कट गया, चूंकि ये जी और ए के बीच में कट किया है, जी और ए के बीच में कट किया है, तो ये जी कट गया, और यहां से ए ए टी टी सी कट गया, ये आपका पूरा कट गया। तो बचा क्या यहाँ पर, ए ए टी टी सी और नीचे जी। तो ये इसको आप और बढ़िया से कर सकते हैं सीधे। समझ में आया, ये बचा। और ऐसा जो सीरा बनता है इसको कहते हैं चिपचिपा सीरा। इसको क्या कहेंगे, स्टिकी इंड। इसको क्या कहा जाता है, ऐसे इंड को क्या कहा जाता है, ऐसे इंड को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं, ये जो यहां पर बना इसको, या इसको क्या कहते हैं, स्टिकी इंड। स्टिकी इंड इसको कहा जाता है, या इसे कहते हैं चिपचिपा सीरा। स्टिकी इंड या चिपचिपा सीरा, अंग्रेजी में कहते हैं स्टिकी इंड या कोहेसिव टर्मिनस। स्टिकी इंड या कोहेसिव टर्मिनस या चिपचिपा सीरा, इसी को कहते हैं। बात समझ में आया, तो ये आपका पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया। ये कैसे कटा है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब यहां पर जी और ए के बीच में कट किया और यहां पर जी और ए के बीच में कट किया, तो क्या हुआ कि ये पूरा सेट कट गया और ये जी कट गया। उसी तरह से यहां पर जी और ए के बीच में कट किया, यहां पर जी और ए के बीच में कट किया, तो ये जी कट गया और ये पूरा, तो अब ये परलंबित फैलाव बन गया यहां और यहां। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्टिकी इंड या चिपचिपा सीरा। अब इसको हम, अब दोनों में स्टिकी इंड या चिपचिपा सीरा बना, ये फिगर 2। तीसरा में अब क्या होगा, अब ये चिपचिपा सीरा और यहां भी चिपचिपा सीरा, किसमें वेक्टर डीएनए बन गया, सोर्स डीएनए बन गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा में डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से ये जुड़ जाएगा। अच्छा, आप एक और ध्यान दे रहे हैं, यहां पर जो स्ट्रैंड है, देखो नीचे क्या बचा हुआ है, एटीटी। ठीक है, या आप देखिए ये जब मिलेगा तो कैसे दूसरे का पूरा बन जाएगा आराम से।
टी टी और यहाँ पर आप लिख दीजिए क्या बचा है, टी टी। देख रहे हैं तीसरा स्टेप में क्या हुआ, ये परलंबी सिरा और ये परलंबी सिरा आपस में ये जुट गया। अब देखिए यहां क्या बचा था, टी टी ए ए, और यहां क्या है, ए ए टी टी। तो थाइमिन एडिनिन, देख रहे हैं थाइमिन के सामने एडिनिन, थाइमिन के सामने एडिनिन, एडिनिन थाइमिन, एडिनिन थाइमिन। यहां जो प्रलंबी फैलाव में जो बचा है नाइट्रोजनस बेस, वेक्टर डीएनए वाला जो प्रलंबी फैलाव में जो बचा है नाइट्रोजनस बेस, वो ठीक क्या है, वो पूरक है किसका, तो जो सोर्स डीएनए में जो आपका प्रलंबी फैलाव में जो बचा है नाइट्रोजनस बेस, उसका क्या है, ये दूसरे का पूरक है। और ये फाइनली किसके हेल्प से जुड़ जाता है, तो डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज एंजाइम हेल्प से ये जुट गया। और इसको क्या कहेंगे, अब ये आपका हो गया रिकम्बिनेंट डीएनए। ये हो गया आपका रिकम्बिनेंट डीएनए। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है इसमें। और ये किस एंजाइम के हेल्प से हुआ है, तो इको आर1 नामक डीएनए कटिंग एंजाइम के हेल्प से ये बताया जा रहा है, क्या बना, रिकम्बिनेंट डीएनए। ये आपकी परीक्षा में भी पूछा जाता है कि इको आर1 डीएनए कटिंग एंजाइम के हेल्प से कैसे रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है, फिगर द्वारा बताइए। तो आप ये ऐसे ही बनाइएगा। तो रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए क्या चाहिए, तो सोर्स डीएनए चाहिए, वेक्टर डीएनए चाहिए। क्या चाहिए, सोर्स डीएनए और वेक्टर डीएनए। उसके बाद क्या चाहिए, तो डीएनए कटिंग एंजाइम चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या चाहिए, तो डीएनए ज्वाइनिंग एंजाइम चाहिए। सोर्स डीएनए, वेक्टर डीएनए, डीएनए कटिंग एंजाइम और डीएनए ज्वाइनिंग एंजाइम। एक और खास बात, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस मतलब एक और खास बात कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में रिकम्बिनेंट डीएनए तभी बनेगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस में या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में रिकम्बिनेंट डीएनए तभी बनेगा बाबू, याद रखना, जब सोर्स डीएनए और वेक्टर डीएनए को दोनों को ही सेम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से काटा जाए। अगर हम इसको अलग एंजाइम से काटेंगे, इसको अलग एंजाइम से काटेंगे, तो हमारा जो एसटीपी इंड मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वो अलग टाइप से मिलेगा, वो जुट नहीं पाएगा। इसलिए रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए यह जरूरी हो जाता है, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि सोर्स डीएनए और वेक्टर डीएनए को दोनों को ही एक ही एंजाइम से काटा जाए। यानी इसको हम काटे हैं इको आर1 से, इसको भी काटेंगे इको आर1 से। अगर हम अलग अलग एंजाइम से काटेंगे तो रिकम्बिनेंट डीएनए नहीं बनेगा। तो यही आपका था रिकम्बिनेंट डीएनए। कैसे रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है, किसके हेल्प से, तो इको आर1 नामक रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के हेल्प से। बात समझ में आया? अब ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए बना, अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करेंगे, सुटेबल होस्ट में भेज देंगे। तो सुटेबल होस्ट माने जिसके अंदर भेज करके इसका हम ग्रो करा सकें। तो अब जैसे मान लो ये वेक्टर डीएनए अगर प्लाज्मिड का डीएनए है, प्लाज्मिड समझ गए आप लोग, ये अगर प्लाज्मिड का डीएनए है, प्लाज्मिड कट किए हैं, प्लाज्मिड कट के ऐसा लिखे हैं, आप देखिएगा यहाँ पर एक ये PBR 322 लिखा हुआ है, यह एक लैब में बना हुआ प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड वास्तव में क्या होता है, एक गोलाकार संरचना होता है या सर्कुलर क्वाइल्ड क्लोज्ड संरचना होता है। सीधे सीधी
ऐसे ही याद रखिए आप गोलाकार संरचना, यह एक गोलाकार संरचना होता है जिसे बाह्य गुणसूत्रीय डीएनए भी कहते हैं। किसका मुख्य अंग है? तो जीवाणु कोशिका का। बाह्य गुणसूत्रीय डीएनए काहे कहते हैं भाई? तो ये जीवाणु में गुणसूत्र से अलग होता है और बिना जीवाणु के गुणसूत्र के नियंत्रण के इसमें स्वतः प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। यानी कि इसमें स्वतः प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। ये जो अपना रेप्लिकेशन करेगा, फोटोकॉपी बनाएगा, उसमें जीवाणु के डीएनए का कोई नियंत्रण नहीं होगा। तो मान लो इसको कट करके ये हम बताए हैं कि कैसे हम फैक्टर डीएनए है सपोज इसी का, तो कैसे ये जोड़ेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार करेंगे बता दिए। अब हम क्या करेंगे कि ऐसे को कहाँ भेज देंगे? सपोज ये प्लाज्मिड डीएनए या फैक्टर डीएनए ग्रुप में क्या था? मान लो ये प्लाज्मिड था, इसको हम कहाँ भेज देंगे? जीवाणु में। मान लीजिए इसको हम इकोलाई में भेज दिए, इस रिकम्बिनेंट डीएनए को कहाँ भेज देंगे? इकोलाई में। अब ये इकोलाई में जाएगा और वहां जाकर के ग्रुप करेगा। इकोलाई अपना 1 से 2 सेल बनाएगा, 2 से 4 सेल बनाएगा, 4 से 8 सेल बनाएगा। तो जैसे जैसे बनाएगा वैसे वैसे इसका भी फोटोकॉपी बनेगा इस रिकम्बिनेंट डीएनए का, और हमारा जो वांछित जीन था उसका फोटोकॉपी बनेगा और वांछित प्रोटीन बन जाएगा। इसको हम फिगर से आप लोगों को समझाए थे, पहला या दूसरा दिन पढ़ाए होंगे, बताए होंगे। उसको कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस। आपके इस जिस पेज में ये फोटो बनाया हुआ है बाबू, उसे ठीक सेकंड पेज में बनाया है कि कैसे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हेल्प से तैयार। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है, बात समझ में आया? तो उम्मीद है आपको, आप इस लेक्चर को फिर से सुनिएगा, देखिएगा और बुक से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको ये हम लोग पढ़ रहे थे हमारा पहला जो टूल्स था रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, उसके बारे में पढ़ रहे थे। अब कह रहा है कि डीएनए को हम लोग फ्रेगमेंट में बांट दिया है। डीएनए का हमने फ्रेगमेंट बना लिया, डीएनए को हमने काट दिया। तो डीएनए को हमने काट दिया तो कह रहा है कि थोड़े इसको हमने चाकू छुरी से काट दिया और उसका जो सेगमेंट है जिसका हमें जरूरत है उसको अलग करके निकाल दिया। ऐसा तो किया नहीं। उसमें क्या होता है कि डीएनए को हमने काटा एक खास एंजाइम से, और फिर जो डीएनए का जो फ्रेगमेंट हमने काट करके बनाया है उस फ्रेगमेंट को हम एक खास मेथड से, एक खास विधि से अलग करते हैं, जिस विधि का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या नाम है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ऐसे कहते हैं जेल विद्युत का संचलन। यानी कि इसी पहला इंस्ट्रूमेंट में हमारा एक दूसरा स्टेप होगा, 1A लिख देते हैं कि सेपरेशन ऑफ सेपरेट मतलब अलग करना। क्या अलग करना? सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग करना, सेपरेशन। पहले तो हम काट दिए डीएनए को, किससे? डीएनए कटिंग एंजाइम से। अब हमको कटे हुए पार्ट को अलग करना है, तो सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? खास मेथड है, खास विधि है, तकनीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? खास तकनीक है। इसे हिंदी में कहते हैं जेल वैद्युत का संचलन या जेल विद्युत का संचलन। इस खास विधि के द्वारा हम कटे हुए डीएनए पार्ट को अलग करते हैं। मतलब
डीएनए काटे हैं तो अलग करने के लिए क्या किया जाता है, तो वही कह रहा है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल विद्युत के संचलन विधि द्वारा हम डीएनए फ्रेगमेंट को कैसे अलग करते हैं, इसको देखना है। तो पहले से हम लोग जानते हैं कि डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए पर क्या होता है, डीएनए ऋणावेशित होते हैं, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। बात सही गलत क्या होता है, तो उसमें वो फॉस्फेट जो पाया जाता है ना, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, तो PO4 3- बनाते हैं, आयन बनता है, तो डीएनए क्या होता है, ऋणावेशित होता है। आप देखिएगा कि इस तरह का एक जेल, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस में इस तरह का ये मशीन होता है, जिसमें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मान लो जाए कैथोड है और यहाँ पर क्या होगा, एनोड। और इसमें आप देखिएगा ये मशीन है जिसमें क्या होता है, एक आप कह सकते हैं कि इसके बीच में एक तस्तरी नुमा एक होता है, प्लेट कह सकते हैं, जिसको पूरा जेल से भरा गया रहता है। किससे भरा गया रहता है, जेल से। ये क्या है, जेल है। ये जेल इसे कहते हैं एगारोज जेल। कौन जेल, एगारोज जेल। एगारोज जो है वो समुद्री खरपतवार, एक तरह का लाल शैवाल होता है, इसका नाम है जेलिडियम और ग्रासिलारिया। जेलिडियम और ग्रासिलारिया नामक लाल शैवाल जो समुद्र में पाए जाते हैं, उनसे बनाया जाता है एगारोज, और उसका बना होता है एगारोज जेल। और इसी एगारोज जेल के हेल्प से क्या तैयार किया जाता है, क्या किया जाता है, तो जेल विद्युत का संचलन कराया जाता है। तो इसमें एगारोज भरा हुआ है और इसमें ये क्या होते हैं, कूप होते हैं, ये कूप हैं गोल गोल, ठीक है। तो जब हम पढ़ा रहे होंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो वहां भी बताए होंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के समय कैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं। तो कह रहा है कि इस कूप में जो डीएनए को आप कट किए हैं, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ, घोल के साथ डीएनए को, सपोज आप एज फॉर एग्जांपल समझ जाइए कि आप एक बीकर लिए हैं या छोटा छोटा पॉट्स लिए हैं, जिसमें डीएनए को रख करके एंजाइम के हेल्प से उसको कट किया गया सॉल्यूशन के रूप में, घोल के रूप में। तो इसमें आप हर कूप में, ये जो गोल गोल कूप दिखाई पड़ रहा है, इस कूप में जैसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा रहे थे, तो बताएंगे कि इसमें हम क्राइम स्पॉट से मिला हुआ डीएनए डाल देंगे, आज जिस पर शक है उन तीनों में डाल देंगे। तो यहाँ क्या है कि मान लीजिए आप बहुत ज्यादा कट किए हैं, तो इस सब में आप भर दिए, डीएनए भर दिए, सेम डीएनए भर जो आप कट किए हैं। अब ऋणावेशित है डीएनए, तो डीएनए क्या होगा कि जब इसमें लगभग 122 वोल्ट दिया जाएगा, तो डीएनए क्या होगा कि साइज के हिसाब से ये डीएनए क्या होगा कि आपको कैथोड से एनोड की ओर जाएगा, साइज के हिसाब से कैथोड से एनोड की ओर जाएगा। और इसमें भी देखा जाएगा कि डीएनए का जो फ्रेगमेंट जितना ही छोटा होगा, उतना ही दूर जाता है, उतना ही एनोड की ओर जाएगा, और जो बड़ा रहेगा वो पीछे रहता है। क्योंकि डीएनए ऋण आवेशित है, उस पर ऋण आवेश पाया जाता है, तो जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो किधर अट्रैक्ट होगा, धन आवेश के तरफ। किधर अट्रैक्ट होगा, धन आवेश के तरफ। तो ये क्या होता है कि जिसका साइज छोटा होता है ना, वो ज्यादा दूर जाता है, धन आवेश की तरफ ज्यादा दूर जाएगा, जिसका साइज बड़ा होगा पीछे रह जाएगा। इसको कहते हैं शिविंग इफेक्ट, छलनी प्रभाव। यानी कि डीएनए जो है वो छलनी कहते हैं छलनी प्रभाव, इसको कहते हैं छलनी प्रभाव या शिविंग इफेक्ट, SIEVING। तो ये डीएनए शिविंग इफेक्ट या छलनी प्रभाव के द्वारा ये अलग अलग हो जाता है। छोटा खंड ज्यादा दूर जाएगा एनोड की तरफ, बड़ा खंड पीछे रह जाएगा। और एक और खास बात, ये डीएनए ऐसे दिखाई नहीं पड़ेगा जेल में, तो इसको
देखने के पहले इस कूप में भरने के पहले इथिडियम ब्रोमाइड, क्या बोल रहा है, इथिडियम ब्रोमाइड नामक स्टेन से उसको अभिरंजित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, अभिरंजित, मतलब स्टेन कर देंगे, अभिरंजित कर देंगे, कलर कर देंगे, सिंपल समझिए। किससे, इथिडियम ब्रोमाइड नामक स्टेन से अभिरंजित कर दिया जाता है। और इसमें डीएनए डाल दिया गया, इलेक्ट्रोड जाएगा, और जब ये सप्लाई करेंगे, जब यहाँ करंट दिया जाएगा तो ये इस तरह से जाएगा। और जब चूंकि इथिडियम ब्रोमाइड से कलर कर दिए हैं, जब पारामैग्नेटिक किरण इस पर पड़ेगा ना, तो ये आपको नारंगी रंग की, चमकीले नारंगी रंग की पट्टी दिखाई पड़ेगा इस जेल पर। क्या होगा, चमकीला नारंगी रंग, ब्राइट ऑरेंज कलर का इस पर ये छाप दिखाई पड़ेगा डीएनए का। काहे, उसको हम कलर कर देगा, कलर नहीं करेंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा, उसको स्टेन नहीं करेंगे डीएनए को तो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो स्टेन पहले किससे कर दिए जाते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड नामक यौगिक से, इथिडियम ब्रोमाइड नामक यौगिक से। आप अल्ट्रावायलेट रे देंगे तो ये चमकीला पट्टी दिखाई पड़ेगा। बात समझ में आया। अब इसको क्या करते हैं कि हम इसको, अब जब ऐसा हो गया तो जेल सहित, जैसे मान लिया जाए जेल है और इसमें छोटा सा डीएनए है, ये जेल है, इसमें छोटा सा डीएनए है, जेल सहित इसको काट करके इसके फ्रेगमेंट को, छोटा छोटा फ्रेगमेंट को अलग कर लेंगे, छोटा छोटा फ्रेगमेंट को जेल सहित काट करके अलग कर लेंगे, और फिर इसको हम किसी घोल में रह करके जेल हटा देंगे और हमको प्योर डीएनए मिल जाएगा, प्योर छोटा सा डीएनए फ्रेगमेंट मिल जाएगा। तो जेल सहित इसको काट के निकाले, किसको, डीएनए छोटा फ्रेगमेंट को, फिर जेल को हटा देंगे, कोई घोल डालेंगे जिसमें जेल हट जाएगा और हमको शुद्ध डीएनए फ्रेगमेंट्स मिल गया। तो जेल से जो शुद्ध डीएनए फ्रेगमेंट मिल जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है इल्यूशन। क्या कहते हैं इसको, इल्यूशन, ELUSION, इल्यूशन। हिंदी में शायद इसको छालन कहते हैं, छालन कहते हैं इसको, छालन, छतरी वाला छ, छालन कहते हैं, इल्यूशन, छालन, छतरी वाला छ, छालन और या इल्यूशन का, इससे हमारा अलग हो जाता है। क्या अलग हो गया, शुद्ध डीएनए, शुद्ध डीएनए फ्रेगमेंट हमारा इससे अलग हो गया। और अब हमारा जो शुद्ध डीएनए फ्रेगमेंट अलग हो गया, ये अब इसको हम वेक्टर डीएनए से जोड़ेंगे और हमारा इसको हम क्या कर देंगे, अब वेक्टर डीएनए से जोड़ देंगे और रिकम्बिनेंट डीएनए हमारा बन जाएगा। बात समझ में आया। तो पहला टूल्स क्या था, डीएनए को डिस्टिक्शन इंडोन्यूक्लियोजाइम से कट करना। कट करने के बाद हम क्या बता दिए कि जो डीएनए का जो छोटा छोटा फ्रेगमेंट है उसको कैसे जेल विद्युत के संचलन विधि द्वारा अलग करते हैं। तो अब हमारा डीएनए फ्रेगमेंट छोटा छोटा अलग हो गया और वेक्टर से जुड़ने के लिए तैयार हो गया। तो ये हमारा पहला टूल्स खत्म। अब इसके बाद दूसरा बाबू हमारा टूल्स है, दूसरा टूल्स है, उस टूल का नाम है डीएनए कटिंग एंजाइम। क्या नाम है दूसरा टूल्स, हम क्या लिखे होंगे, डीएनए कटिंग एंजाइम। दूसरा टूल्स क्या है, तो डीएनए ज्वाइनिंग एंजाइम, डीएनए ज्वाइनिंग एंजाइम। तो अभी हमने बताया कि हम कैसे डीएनए को कट करते हैं और कटे हुए डीएनए को कैसे अलग करते हैं। तो यह प्रक्रिया सोर्स डीएनए के साथ भी किया जाएगा और वेक्टर डीएनए के साथ भी किया जाएगा। यह प्रक्रिया सोर्स डीएनए के साथ किया जाएगा और वेक्टर डीएनए के साथ भी किया जाएगा। अब हमको दो अलग अलग एंजाइम डीएनए को जोड़ना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमको डीएनए ज्वाइनिंग एंजाइम चाहिए। इसका नाम है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का दूसरा टूल्स क्या हो गया, तो डीएनए को जोड़ने वाला एंजाइम। तो देखिए डीएनए ज्वाइनिंग एंजाइम दो तरह का होता है। एक को कहते हैं ई कोलाई लाइगेज। डीएनए ज्वाइनिंग एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए ज्वाइनिंग एंजाइम वास्तव में क्या होता है, डीएनए ज्वाइनिंग एंजाइम, डीएनए को जोड़ने वाला एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम ये आपका डीएनए जोड़ने वाला एंजाइम है, डीएनए लाइगेज एंजाइम। इसी के हेल्प से दो डीएनए को हम जोड़ते हैं। कह रहे ये दो तरह का होता है।
एक को कहते हैं इकोलाई लाइगेज। इकोलाई लाइगेज जो कि सिर्फ स्टिकी इंक या चिपचिपा सिरा को जोड़ने में मदद करता है। स्टिकी इंक, इकोलाई लाइगेज जो क्या करता है, सिर्फ दो डीएनए को आपस में जुड़ेगा जहां स्टिकी इंक बना हुआ है, स्टिकी इंक को जोड़ने में मदद करता है। और दूसरा, ये NAD को कोफैक्टर के रूप में इस्तेमाल करता है। इकोलाई लाइगेज ये सिर्फ स्टिकी इंड, जब दो डीएनए को जोड़ना है उस दोनों डीएनए में स्टिकी इंड बना हुआ है तबे जोड़ेगा। तो इकोलाई लाइगेज इट ज्वाइन स्टिकी इंड ओनली एंड यूजेस NAD एज कोफैक्टर। सिर्फ NAD को, NAD मतलब निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड को कोफैक्टर के रूप में इस्तेमाल करता है। कोफैक्टर से पहले ही बताया। और दूसरा होता है टाइप T4 फाज लाइगेज। दो तरह का हो गया T4 फाज लाइगेज। यह कह रहा है कि T4 फाज लाइगेज, T4 फाज लाइगेज एंजाइम ये कह रहा है कि ये स्टिकी इंड और ब्लंट इंड दोनों को जोड़ सकता है। स्टिकी इंड, स्टिकी एंड ब्लंट इंड, ब्लंट BLUNT, ब्लंट इंड दोनों को जोड़ सकता है। ये स्टिकी इंड को भी जोड़ सकता है और ब्लंट इंड को भी जोड़ सकता है। ब्लंट इंड बता देंगे दूसरे क्लास में क्या होता है ब्लंट। ये स्टिकी इंड को भी जोड़ता है, ब्लंट इंड मतलब चिपचिपा, दो डीएनए को जोड़ेगा जिसमें चिपचिपा सिरा बना हो और ब्लंट इंड बना हो उसको भी जोड़ सकता है। और इट यूजेस ATP एज कोफैक्टर। ये अपने काम के लिए कोफैक्टर किसका इस्तेमाल करता है? ATP का। ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये इकोलाई लाइगेज सिर्फ स्टिकी इंड को डीएनए के दो डीएनए को जोड़ेगा जिसमें स्टिकी इंड बना हो और NAD कोफैक्टर के रूप में इस्तेमाल करता है। जबकि T4 फाज लाइगेज स्टिकी इंड को भी जोड़ सकता है और ब्लंट इंड को भी जोड़ सकता है और ATP कोफैक्टर के रूप में इस्तेमाल करता है। ये ब्लंट इंड क्या होता है? तो जैसे मान लो कि तुम्हारा GATC है ना, तो क्या हो जाएगा GATC, ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है। ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है। अब मान लो कोई डीएनए कटिंग एंजाइम है, इस A और T के बीच में यहां पर कट कर दिया और A और T के बीच में यहां पर कट कर दिया। ये 5 से 3 है GATC, फिर 5 से 3 है क्या GATC। तो डीएनए कटिंग एंजाइम है वो A और T के बीच में यहां पर कट कर दिया, तो यहां भी A और T के बीच में कट करेगा ना, यहां A और T के बीच में, तो यहां भी A और T के बीच में कट करेगा। अब जब G तो यहां पर कट किया A अलग A अलग, और यहां पर कट किया तो A अलग A अलग, तो ये जो कट करेगा तो यहां पर इस तरह का संरचना बनेगा। यहां पर इस तरह का संरचना बनेगा और इसी संरचना को कहा जाता है ब्लंट इंड। इसको क्या बोलते हैं? ब्लंट इंड। स्टिकी इंड तो समझाए दिए थे कैसा होता है, परलंबी फैलाव, इसको कहते हैं ब्लंट इंड। अब अगला बार अब हम लोग का बच गया तीसरा टूल्स जिसका नाम है क्लोनिंग वेक्टर या संवाहक, जो अगले क्लास में